शुरू करते हैं। तो आपको पता है मेरी पॉकेट और आपकी पॉकेट, हम सब की पॉकेट के ऊपर एक इंसान है जो नजर लगा के रखा हुआ है, एंड दैट इज एन इंस्टीट्यूशन। कोई चोर की बात नहीं कर रहा हूं भाई, दैट इज एन इंस्टीट्यूशन। वो देखती है कि भाई मनी सप्लाई कैसे है। याद करो लास्ट क्लास में उन्होंने क्या पढ़ा था, मनी सप्लाई। और अगर नहीं देखा तो जल्दी से क्या हो, 10 मिनट की वीडियो है, खत्म हो जाएगा मनी सप्लाई क्या होता है, राइट। और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। सिंपल चीज क्या है, मनी सप्लाई। अब हम लोगों ने ये देखा कि भाई ये लोग हैं वो जो अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू इंडिया के करोड़ों फैमिलीज की लाइफ को, और पर्टिकुलरली बोला जाए फाइनेंशियल लाइफ को क्या करते हैं अफेक्ट कर देते हैं। अब देखो सिंपल चीज़ है, हम तुम आपस में बात कर रहे हैं, अगर बात करें देखो कि भाई ये लोग हैं, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं साल में 4 बार 3 बार, राइट। फिर ये क्या करेंगे, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ रिपोर्ट्स निकाल देंगे और कुछ रेट्स डिसाइड कर देंगे। बट वो रेट्स जो होते हैं, वो रेट्स सुनने के लिए पूरा देश रुक जाता है। क्यों? क्योंकि वो रेट्स से इन सब की लाइफ के ऊपर असर पड़ता है। वो क्या है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी के कुछ टूल्स हैं जो कि आरबीआई यूज़ करता है। अगर आपको नहीं पता है तो धीरज रखिए, आज की वीडियो के बाद आपको वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर आता है तो रिवीजन हो जाएगा, और साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द जनरल स्टडीज। वेलकम टू जीएस रैंकर्स अड्डा। हम लोग यहाँ पे एक सक्सेस सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे हर सब्जेक्ट वाइज। फॉर एग्जांपल हमको पता है इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स के लिए आने के बहुत हाई चांसेस हैं, हम उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेक्चर भी ले जाएंगे, प्लस उनके ऊपर एमसीक्यूज भी देखेंगे। सिमिलरली इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, आपका इंडियन ज्योग्राफी हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, हम सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज को सक्सेसफुल बनाने का एक ही तरीका है, आप इस पूरे वीडियो को देखिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, और मुझे 100% गारंटी है इस लेक्चर के बाद आपको मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो बिना देरी के शुरू करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, उसको शुरू करने से पहले ये देखो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। हम लोग आज देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। हम लोग ये देखेंगे भाई मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी क्या है, राइट। फिर हम लोग ये देखेंगे कि भाई व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। अगर मॉनेटरी पॉलिसी बनाए, पॉलिसी क्या है, एक तरीके से योजना अगर बनाई जा रही है तो उसका कोई ऑब्जेक्टिव होगा ना, कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे, ऐसे थोड़ी ना मन किया बना दिया, राइट। सिमिलरली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, और फिर आता है मॉनेटरी पॉलिसी मेथड्स। वो कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू आरबीआई कंट्रोल करती है पूरे देश की मनी सप्लाई को, राइट। मजा आएगा बहुत। चलो शुरू करते हैं। अब व्हाट डू यू मीन बाय मॉनेटरी पॉलिसी। अब देखो हमको पता है कि हर देश में एक मॉनेटरी अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी मतलब एक बड़ी इंस्टीट्यूशन होगी, वो क्या कर रही होगी, वो कंट्रोल कर रही होगी चीज़ों को। जैसे देश में गवर्नमेंट होती है, अब गवर्नमेंट भी मनी को कंट्रोल करती है, आरबीआई भी मनी को कंट्रोल करती है, बट दोनों को कंट्रोल करने का तरीका अलग है। वो चीज़ अभी हम लोग आगे देखेंगे जिसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी में डिफरेंसेस देखेंगे, राइट। बट अभी के लिए समझो कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसके थ्रू एक किसी देश की एक मॉनेटरी अथॉरिटी वो ये दिखाती है कि कैसे उस देश का मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, ठीक है, कैसे इंटरेस्ट रेट को देखा जाए ताकि ये देश डेवलप भी हो, ग्रो भी करे, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, ठीक है, और कोई रिसेशन जैसी प्रॉब्लम ना आए, राइट। क्योंकि इन्फ्लेशन भी आने के चांसेस बहुत होते हैं मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से। ये हम लोग ने लास्ट क्लास में भी देखा था और आज की क्लास में भी देखेंगे कैसे मनी सप्लाई विल हेल्प टू इंक्रीज इन्फ्लेशन, राइट। बिना देरी के शुरू करते हैं, ठीक, ओके आगे। अब बात करें फिजिकल पॉलिसी क्या होती है और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। आप लोग हमेशा न्यूज़ में देखते हो भाई फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी। कंफ्यूजन आज खत्म कर दो। देखो दोनों का काम पैसा मैनेज करना है, बट दोनों अलग अलग इंस्टीट्यूशन कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल पॉलिसी कौन है, हमारी सरकार, एंड मॉनेटरी पॉलिसी कौन है, हमारी आरबीआई, ठीक है। फिजिकल सरकार कैसे मार्केट में पैसा डालती है, निकालती है, दैट इज फिजिकल पॉलिसी, ठीक है। और अगर कैसे आरबीआई ऐसा कर रही है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। काम दोनों का सेम ही है कहीं ना हद तक, राइट। अब मॉनेटरी पॉलिसी में देखा जाए तो सरकार कैसे पैसा डालेगी, सरकार पैसा डालती है भाई बजट। बजट मतलब फॉर एग्जांपल अगर सरकार ने बोल दिया कि भाई हम जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हाईवे बनाएंगे, अब भाई ये हाईवे बनाने के लिए उसको लग गया 10 लाख करोड़। अभी 10 लाख करोड़ कहाँ जाएगा, जाएगा तो मार्केट में ही। दैट मीन्स सरकार ने पैसा मार्केट में डाल दिया, दैट इज मनी सप्लाई बढ़ा दी, है ना। मनी सप्लाई बढ़ गई कि नहीं। अब सरकार को क्या करना है, ये हो गया सरकार के तरीके से मनी सप्लाई बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल
अब बैंक क्या करेगा, सॉरी एग्जाम्पल आरबीआई कैसे करता है, आरबीआई जो करेगा उसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। अब आरबीआई कैसे करता है, आरबीआई ऐसे करेगा कि भाई वो क्या करेगा, बैंक से कहेगा ओके इंटरेस्ट रेट कम कर दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, अभी तक मैं 10%, फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैंक हूँ और मैं अभी 10% इंटरेस्ट रेट ले रहा था और अब आरबीआई ने बोला 4% कर दो। अब कॉमन सेंस है भाई, 10% इंटरेस्ट रेट से 4% आ गया, 4% मतलब क्या, एकदम ऐसे फ्री में जैसे लग रहा है लोन मिल रहा है, सब के सब लोन ले जाएंगे। जब सब के सब लोन लेके चले जाएंगे दैट मीन्स मार्केट में बहुत पैसा आ गया। जब मार्केट में बहुत पैसा आ गया दैट मीन्स मनी सप्लाई बढ़ गई कि नहीं। ये दो तरीके हैं कैसे मनी सप्लाई को बढ़ाने और घटाने में भी हम देखेंगे कैसे मनी सप्लाई घटाई भी जाती है, वो सब आता है मॉनेटरी पॉलिसी मेथड्स में। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब किसी को ये दिक्कत नहीं होगी मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी क्या है, दोनों सेम काम कर रही बट अलग अलग इंस्टीट्यूशन कर रही, एक सरकार कर रही है और एक इंस्टीट्यूशन कर रही है दैट इज कॉल्ड आरबीआई। ठीक, आई होप समझ में आया हो। नहीं समझ में आया है तो वापस से कमेंट करो और मुझे बताओ, मैं बताऊंगा कैसे फिर से और सिंपल टर्म्स में समझाया जा सकता है इसको, राइट। चलो फिलहाल आगे देखते हैं आगे। अब ये है हमारा मेन मॉनेटरी पॉलिसी। अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी इज डूइंग, वो एक तरीके से हमारा इन्फ्लेशन, राइट। इन्फ्लेशन कैसे होता है, हम लोग ने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे इन्फ्लेशन की बात करें, राइट। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, है ना, महंगाई होती है। अब कैसे मनी सप्लाई से, यानी मनी सप्लाई बढ़ाने से आप देखते हो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। कैसे, देखो ध्यान से, अगर फॉर एग्जाम्पल this is what we call as this is a bank, right, this is a bank, ये बैंक है। अब इसने क्या किया, ओके इसने क्या किया, इसने लोन देना शुरू किया। क्या किया, लोन देना शुरू किया एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%, एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 4%। अब अगर ये 4% पे इंटरेस्ट रेट दे रहा है और पहले ये दे रहा था फॉर एग्जाम्पल 2 months अर्लियर, मतलब ये जनवरी में इसका इंटरेस्ट रेट था 8%, अप्रैल में इसका इंटरेस्ट रेट हो गया 4%। ये हो गया दो टाइप के। अब देखो, अब कॉमन सेंस से जब 8% था, राइट, वो ज़्यादा था और ये 4% अब कम हो गया, यानी कि अब क्या होगा, लोन लेने की जो लिमिट थी लोगों की वो बढ़ जाएगी। अब लोन बढ़ जाएंगे, जब लोन बढ़ जाएंगे तो कॉमन सेंस से इससे क्या होगा, जब लोन बढ़ जाएगा दैट मीन्स इंडिया में क्या बढ़ जाएगी, दैट विल बी मनी सप्लाई। मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि अगर बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट कम किया, अगर इंटरेस्ट रेट कम किया तो वो क्या करेगा, लोग बहुत ज़्यादा पैसा ले लेंगे बैंक से और उससे क्या होगा, जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा तो उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आ जाएगी, महंगाई आ जाएगी। क्यों, क्योंकि अब मेरे पास भी पैसा है, आपके पास भी पैसा है, आपके फ्रेंड के पास भी पैसा है और उसके फ्रेंड के पास भी पैसा है, सबके पास पैसा आ गया है। अब इसका मतलब क्या है, हम सब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, मान लो फॉर एग्जांपल हम सब को क्या चाहिए, एक नोटबुक चाहिए जो कि मार्केट में बहुत कम मिलती है, कॉमन सेंस है। अब हम सब के पास पैसा है, हम सब चाहेंगे कि वो नोटबुक हमें मिले। अब सब चले जाओगे उस दुकान वाले के पास तो कॉमन सेंस दुकान वाला क्या कहेगा, भाई एक किताब खरीदने के लिए 10 लोग खड़े हो, 10 लोग खड़े हो, राइट। अब 10 लोगों के लिए मैं क्या करूँगा, भाई एक ही है, रेट बढ़ाना पड़ेगा, सस्ती तो नहीं दे पाऊंगा। तो सिंपल चीज़ ये याद रखो कि भाई जैसे ही लोगों के पास पैसा आएगा देन दे विल डिमांड मोर, जैसे डिमांड ज़्यादा करेंगे महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि सप्लाई उतनी तो है ही नहीं, या तो उस लेवल की सप्लाई करो। तो ये चीज़ हो गई कि भाई हमारे पास ये चीज़ है कि एक तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी मनी सप्लाई देखती है कि कैसे मनी सप्लाई है, हम लोगों ने पढ़ा था मनी सप्लाई कैसे वो पैसा डालती है, नहीं निकाल लेती है मार्केट से। ये हम लोग आगे मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स में देखेंगे, ठीक। और इंटरेस्ट रेट्स, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं देन दैट इज़ व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी इज़। मॉनेटरी पॉलिसी यही 3 चीज़ों के आसपास घूमता रहता है, किस किस के, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन एंड मनी सप्लाई। ये 3 चीज़ें हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक, समझ गए। चलो ऑलराइट, अब शुरू करते हैं आगे का, है ना। अब टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की बात करेंगे तो देखो ये जितना लिखा हुआ है वो तो आपके नोट्स हो गए, हम आपको कैसे बताएंगे। देखो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है, हम लोगों ने पढ़ लिया कि सरकार क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रही है, आरबीआई पैसा कंट्रोल कर रही है। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वो आपको पैसा देते हैं, फिर वो देखते हैं कहाँ खर्च करो कहाँ नहीं करो, अगर उसके पास ज़्यादा पैसा हो तो वापस ले लेते हैं कि भाई इसके पास अगर 10,000 से ज़्यादा 20,000 आ गए ये तो भाई उड़ा देगा, ठीक है, पैसे उड़ा देगा। तो सिमिलरली आरबीआई करता है कि वो देखता है कि भाई ज़्यादा पैसे हो गए तो भाई इसकी डिमांड्स तो बढ़ती चली जाएंगी, तो महंगाई ले आएगा,
समझ गए कि नहीं? वही चीज़ है। अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सपेंशनरी और एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है? नाम से पता चल रहा है क्या? एक्सपैंड करना। व्हाट यू मीन बाय एक्सपैंड? दैट मीन्स हम बढ़ रहे हैं। अगर मुझे आपको बढ़ाना है एज अ बिजनेसमैन, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि आप एज अ बिजनेसमैन अब आगे बाहर जाके पढ़ाई करो, फॉरेन में पढ़ाई करो, तो मैं क्या करूंगा? आपको पैसे दूंगा। समझ गए कि नहीं? तो दैट मीन्स एन एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है? आरबीआई कोशिश करता है बैंक मार्केट में खूब पैसा जाए। जब खूब पैसा जाएगा तो लोग लोन खूब लेंगे, जब लोन खूब लेंगे तो बिजनेस में पैसा लगाएंगे, बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी कर देंगे। समझ रहे हो? सब कनेक्टेड रहता है। दैट मीन्स आरबीआई अपने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, जो कि शुरुआत में लोगों ने पढ़ा कि करोड़ों फैमिलीज को कंट्रोल करती है। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट? इसका मतलब क्या है? आरबीआई की एक इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करने से, बैंक के इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होने से किसी का घर बस भी सकता है, किसी का घर उजड़ भी सकता है। कॉमन सेंस है। इंटरेस्ट रेट भाई 4% लिया था, अब 10% हो गया, वो तो पागल ही हो जाएगा यार। समझ रहे हो कि नहीं? ये चीज़ें हैं। अब देखो इसमें क्या है, ये तब होता है जब आपके मॉनेटरी अथॉरिटी को क्या करना है? इकोनॉमी को स्टिमुलेट, मतलब बढ़ाना है। बढ़ाएगा कैसे? जब पैसा मार्केट में डालेगा। समझ गए? ये तरीका है। दूसरी चीज़ क्या है? अगर भाई ये इसमें क्या होता है कि इससे मनी सप्लाई बढ़ता है मार्केट में, जो कि हम लोग ने अभी पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा कि भाई इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं इसमें क्या होगा। इसमें देखो मेन चीज़ क्या है, ये चाहते हैं कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, कम रेट पे मिलेगा, तो कॉमन सेंस से बिजनेस बढ़ेगा। ये जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था वही लिखा हुआ है, राइट? एक बार मैं हट जाऊंगा, आप देख लो। ठीक, फिलहाल के लिए जो चीज़ है वो यही थी कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी कुछ नहीं है। आज के बाद कोई नहीं बताएगा कि भाई मुझे एक्सपेंशनरी पॉलिसी नहीं पता है, राइट? आई नो आपको पता है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी वो मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके थ्रू आरबीआई मार्केट को एक्सपैंड कर रहा है। मार्केट को एक्सपैंड कैसे करेगा? पैसा डाल के। पैसा कैसे डालेगा? इन बैंकों के थ्रू। अब आरबीआई आपके घर आके थोड़ी ना बोलेगा, लो राघव सर, गिव दिस, टेक दिस 10 लाख रुपीज एंड डू योर बिजनेस, आई एम गिविंग यू दिस मनी सप्लाई, मैं तुम्हें मनी सप्लाई बढ़ा रहा हूँ, लो 10 लाख रुपए। नहीं हो पाएगा वो कैसे होगा? बैंकों के थ्रू होगा। अब बैंकों के थ्रू कैसे होगा? बैंक से आप इंटरेस्ट रेट कम कर दोगे, लोग अपने आप आएंगे, ओ इंटरेस्ट रेट कम, पैसे में कम इंटरेस्ट रेट में पैसा मिल रहा है, चलो भाई चलते हैं, राइट? ओके। अब देखो ये देखो एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, सीधे क्वेश्चन। अब यूपीएससी का क्वेश्चन है ये, व्हाट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लाइज। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से क्या मतलब है? कॉमन सेंस है भाई, इंक्रीजिंग द टैक्सेस, डिक्रीजिंग द मनी सप्लाई, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई या रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब यहां तक जितनी लोगों ने पढ़ लिया होगा, आई एम 102,000% श्योर इसका आंसर आपको आ गया होगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है, दैट आस्क्ड व्हिच पॉलिसीज यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अब ये भी उन्होंने पढ़ लिया, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब देखो हम लोगों ने जो 2 स्लाइड्स थी उनके पढ़ने से हमको क्या फायदा मिला? हमको यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन प्लस एसएससी लेवल का क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो रहे हैं। समझ रहे हो? ये ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग विद द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, राइट? इसीलिए इसका नाम सक्सेस सीरीज शुरू किया गया है, दैट इज अ सीरीज विच विल हेल्प यू टू बिकम सक्सेसफुल, राइट? चलो आगे देखते हैं। अब आता कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। भाई देखो, एक्सपेंशनरी मतलब बढ़ रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये तब होता है जब भाई बहुत पैसा आ जाता है। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पापा ने आपको 10,000 रुपए दिए, कल 20,000 दे दिए, आपके जेब में कितने आ गया? 30,000 रुपए। आप क्या हो गए? राजा साहब हो गए। खर्च करने में ये किया, वो खा लिया, ये गया, वो खा लिया, यहाँ खर्च कर दिया, उस दोस्त को खिला दिया, वो मूवी देख लिया, सब कर रहे हो, राइट? अब इससे क्या होगा? भाई आपने तो सारा पैसा उड़ा दिया, आगे का क्या, राइट? इससे क्या होगा? आप महंगाई ले आओगे। कैसे? मतलब मैं नहीं ले आऊँगा अकेले, मेरे से थोड़ी ना होगा महंगाई लाना। बट द पॉइंट इज दैट कि इफ़ कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी ये होता है, ये आपके रेट्स को हाई कर दिया जाता है, ये रेट्स को हाई कर लिया जाता है ताकि सरकार ऐसा कर सके कि भाई लोग कम लोन लें। क्यों? क्योंकि मार्केट में बहुत पैसा आ गया है, ठीक है? मार्केट में पैसा बढ़ने की वजह से सरकार, आरबीआई क्या करता है, जो आपके लोन्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, उनको क्या कर देता है? बढ़ा देता है। कॉमन सेंस है। अभी तक अगर आपके इंटरेस्ट रेट फॉर एग्जाम्पल अभी तक आपके इंटरेस्ट रेट क्या थे? 8% थे, ठीक है? और आप 8% इंटरेस्ट रेट पे क्या ले रहे थे? लोन ले रहे थे, राइट? बट नाउ इंटरेस्ट रेट हैज बीन इंक्रीज्ड, अब वो 16% हो गए हो।
ठीक है। अब अगर 16% पे इंटरेस्ट रेट ले रहे हो तो कॉमन सेंस है आप 16% पे इंटरेस्ट या लोन लेने जाओगे नहीं जाओगे। दैट मीन्स आरबीआई ने एक चीज के थ्रू, एक पॉइंट के थ्रू उसने क्या कर दिया, लोगों से लोन लेना बंद करवा दिया। समझ गया कि नहीं? इजी था। क्यों इजी था? क्योंकि बहुत इजीली समझ में आ सकता है, खाली टर्म समझना होता है कि भाई कह क्या रहा है। एक्सपेंशनरी एक्सपैंड करना, कॉन्ट्रैक्शनरी कॉन्ट्रैक्ट करना, किसको? मनी सप्लाई को, बस सिंपल। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, भाई ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब इंडिया की बाउंड्री, प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, सारे गुड्स एंड सर्विसेज जो कि टोटल वैल्यू जिनकी होगी और एक डोमेस्टिक बाउंड्री में उनको प्रोड्यूस किया जाएगा, दैट इज द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री और दैट पर्टिकुलर ईयर। मतलब टर्म समझो, टर्म्स अगर समझ गए तो भाई इकोनॉमी इज डैम इजी। समझ रहे हो? बहुत इजी है फिलहाल इकोनॉमी, राइट? तो हम लोग ने ये देखिए, अब ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी एंड आपकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी। अब आता है फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, एक बार देख लो इसमें कुछ नहीं है, वही चीज़ है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बना रहा है? आरबीआई बना रहा है। किसके थ्रू बनाएगा? कॉमन सेंस से। उसके मेन टूल्स क्या हैं? इंटरेस्ट रेट्स। इंटरेस्ट रेट्स के थ्रू ही आरबीआई क्या करता है? एक तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर रहा होता है। बट फिजिकल पॉलिसी क्या है? सरकार कैसे पैसा दे रही है और पैसा ले रही है। कैसे लेगी सरकार? पैसा देगी गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू। मान लो सरकार ने, गवर्नमेंट ने एक नया बिल निकाला या नया टेंडर निकाला दैट दे विल मेक कैनाल फ्रॉम राजस्थान टू पंजाब टू हिमाचल प्रदेश। इतना लंबा कैनाल बना दिया, उसे पैसा लगेगा तो कॉमन से वो पैसा वहाँ खर्च होगा, तो वहाँ खर्च होगा तो यानी मनी सप्लाई वहाँ बढ़ जाएगी। बट सरकार कैसे वापस पैसा ले लेगी? टैक्सेस बढ़ा के। टैक्सेस बढ़ाया, सारा पैसा वापस से चंक मतलब सोक कर लिया। ये तरीका है सरकार का मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का। आरबीआई का क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे, परेशान काहे को। ठीक, चलो अब देखो ऑब्जेक्टिव की बात करें कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। कॉमन सेंस है भाई, अगर कोई चीज़ हो रही है उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव है, राइट? मैं यहाँ हूँ तो मुझे, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जो आपको लगे कि भाई नहीं समझ में आ रहा है, हमें पता है इसका सोल्यूशन कहाँ मिलेगा, जीएस रैंकर्स अड्डा, राइट? करेक्ट। चलो अब यहाँ पे बात करें, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। पहला क्या है भाई? इकोनॉमिक ग्रोथ। कॉमन सेंस है यार, अगर पैसा नहीं होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? मनी सप्लाई ही तो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, राइट? प्राइस स्टेबिलिटी, महंगाई ऊपर नीचे कैसे होती है? इसी मॉनेटरी पॉलिसी से तो होती है, हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया है। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सचेंज। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जो बाहर से बिजनेस हो रहा है। अब देखो बाहर से बिजनेस कैसे हो रहा है ये समझो, अगर किसी को समझना हो। अगर मान लो ऐसे देखो, आरबीआई है, आरबीआई, राइट? आरबीआई ने क्या किया? इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, फॉर एग्जांपल, राइट, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, तो अब देखो ध्यान से, कोई इससे लोन लेगा? नहीं लेगा। इसके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से इसका लोन, इससे क्या होगा? जो इंडियन रुपी है वो अप्रिशिएट कर जाएगा। सॉरी यार, रुपी जो है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, अप्रिशिएट कर जाएगा। अप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, राइट? यानी अब आपको ज़्यादा डॉलर्स देने पड़ेंगे रुपीज़ के लिए, राइट? अब इससे क्या होता है? इससे अगर हमने ये कर लिया, अप्रिसिएशन से क्या होता है? हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो महंगा हो जाता है, राइट? एक्सपोर्ट क्या हो जाता है? वो महंगा हो जाएगा। यानी अगर हम सिंपल तरीके से देखें, अगर इसको अगर एक ट्री की तरह देखा जाए, राइट? अरे यहाँ पे मत देखो, एक नया वो बना लेते हैं, राइट? और यहाँ पे देखो, इसको ध्यान से देखें। इफ इट इज आरबीआई, राइट? अगर आरबीआई है, राइट? आरबीआई है, अब वो क्या कर रही है? आरबीआई ने क्या किया? आरबीआई ने हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत बढ़ा दिया। अगर इंटरेस्ट रेट उसने बढ़ा दिया है तो कॉमन सेंस है, अब इससे क्या होगा? लोन लोग लेंगे नहीं लेंगे, बट इससे क्या होगा? हमारा जो मनी है उसकी, मनी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, मनी अप्रिशिएट हो जाएगा। मनी एक तरीके से लोग इन्वेस्ट करने लगेंगे, राइट? मनी अप्रिशिएट कर जाएगा।
मनी अगर अप्रिशिएट करेगा तो कॉमन सेंस है, मनी की वैल्यू बढ़ गई, इससे क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं इंडिया में बैठा हुआ हूँ, अगर अमेरिका के जो बैंक है उसने क्या किया, अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो मुझे पता है कि भाई वहाँ पैसा लगाओ, वहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट में पैसा मिलेगा। समझ रहे हो क्या? अब इसको समझो, जैसे इंडिया में इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया गया, देन अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, वो क्या कहेगा, भाई यही सही समय है, इंडिया में बढ़िया इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो लोग क्या करेंगे, बाहर से पैसा लेके आएंगे और इंडिया में इन्वेस्ट कर देंगे। एक ये चीज़ हो गई। एप्रिसिएशन से ये होगा कि आपको बाहर से पैसा मिलेगा, बट एक और चीज़ भी होगी, वो क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वैल्यू अप्रिशिएट कर गई। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वो अलग टॉपिक है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर आरबीआई क्या करती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाती है, एप्रिसिएशन हो जाएगा, जिससे हमारा एक्सपोर्ट जो होता है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। ये समझ गए? ये इतनी सी बात है, वो जो आपको समझना ज़रूरी है। और क्या है, और इसमें आप देखोगे बिजनेस साइकिल को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का सब्सिडी, वही एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे मेंटेन करेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया तो लोग लोन ही नहीं लेंगे, तो एजुकेशन लोन नहीं होएगा, होम लोन नहीं होगा, हेल्थ लोन नहीं होगा। जब कुछ नहीं होगा तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, नीचे चला जाएगा। समझ गया कि नहीं? ये चीज़ें। फिर कंट्रोल इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, इनको पता ही है कैसे होता है। खैर आगे देखते हैं। अब आता है फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग। अब भाई गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा करो, ये अब तरीका नहीं हो पाएगा कि भाई कुछ भी इन्फ्लेशन चला जा रहा है, कभी 7% चला जा रहा है, कभी 9% चला जा रहा है, ये नहीं हो पाएगा। एक टारगेट बनाइए। तो 2016 में एक टारगेट बनाया गया, ठीक है। वो क्या था, उसमें एक अमेंडमेंट किया गया, किसमें, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। उसमें क्या किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया और बनाया गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आरबीआई क्या करती है, विद कंसल्टेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्प की मदद से आप देखते हो कि वो क्या करेगी, एक तरीके से एक रेट बनाएगी जिसके ऊपर नीचे हमको क्या करना है, इंटरेस्ट हमारा इन्फ्लेशन होना चाहिए। अब देखो वो क्या है, इसमें देखो क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई आरबीआई 4%, अब याद रखना यहाँ से एमसीक्यू आता है कि भाई आरबीआई को कितना परसेंट बोला गया है, नोटिफाई किया गया सरकार के थ्रू, दैट इज 4%। प्लस एक और चीज़ की है कि भाई प्लस माइनस हो सकता है, बट 2%। 2% कैसे, देखो उन्होंने बोला अपर टॉलरेंस लेवल कितना होगा, 6%, और लोअर टॉलरेंस क्या होगा, 2%। मतलब 4% है, अगर इसमें +2 कर दोगे दैट विल बी 6, -2 कर दोगे दैट विल बी 2। अब तुम कहोगे भाई 2% महंगाई होनी ही नहीं चाहिए, बट अगर महंगाई नहीं होगी तो कोई कंपटीशन नहीं होगा, मार्केट में कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो महंगाई तो लिटिल बिट महंगाई इज़ वेरी गुड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। आप ये सोचो कि भाई महंगाई ना हो, बिल्कुल 0% महंगाई हो, तो देश ही नहीं ग्रो करेगा यार, राइट। कोई चीज़ हो, ये भाई जब सब सेम ही रेट पे मिल रहे होंगे, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो कुछ महंगाई नहीं है भाई, सबका रेट सेम जा रहा है, तो आप ये समझो ना भाई, लोगों के लिए ठीक है, बट इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए दैट विल नॉट बी गुड, राइट। चल आगे देखते हैं। अब देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी में देखें कि इसमें भाई हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई एक क्वांटिटेटिव ईजिंग होता है, एक इंटरेस्ट रेट में क्या है, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया तो कॉमन सेंस से हमने अभी तक जो पढ़ा है वही चीज़ है, ठीक है। इसका ये डायग्राम के फॉर्म में कि भाई जो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिया हमने, तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाया देन दैट विल रिड्यूस द डिमांड एंड लोवर्स द इन्फ्लेशन। डिमांड को क्या करेगा भाई, बहुत पैसा आ गया मार्केट में, हमने क्या बोला, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा उससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, अपने आप इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तब क्या होगा, अगर इंक्रीज कर दिया तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बढ़ेगा। अब इससे क्या होता है, इसको देखते हो सरकार क्या करती है, भाई मनी सप्लाई, सेम वही चीज़ है। उससे क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, अगर मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, उससे जब मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी तो कॉमन सेंस से आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। अभी तक मेरे पास 1000 रुपये थे, अब मेरी जेब में सिर्फ 100 रुपये हैं, तो कॉमन सेंस 100 रुपये के हिसाब से तो डिमांड करूँगा, है कि नहीं। आप भी वही करोगे। तो सिंपल चीज़ें याद रखो कि भाई व्हाट इज़ ऑल अबाउट वी आर टॉकिंग, हम सिंपल ये बात कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, अगर मनी सप्लाई बढ़ा, मनी सप्लाई से पैसा बढ़ेगा तो कॉमन सेंस से आपके खर्चे बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन अपने आप ही आएगा। बस ये याद रखो,
इतना समझना इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ में आया तो डू मैसेज, डू कमेंट, वी विल डिस्कस अबाउट दिस इन अनदर वीडियो जिसमें हम लोग सिर्फ इन्फ्लेशन लेके आएंगे, राइट। अभी फिलहाल हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी देख रहे हैं। अभी देखते हैं, अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है? ये कमेटी है जिसमें 6 लोग होंगे, राइट। ये भी एक हमारे जो एक्ट था, राइट, उस एक्ट को चेंज किया गया, दैट वाज आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। अब इसमें बोला गया कि भाई आपको एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर, मतलब साल में 4 बार, यानी हर तीसरे महीने पे आपको एक क्या करनी पड़ेगी, एक मीटिंग करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाट वी कॉल एटलीस्ट 4 टाइम्स अ ईयर। ओके, एक सेकेंड, एटलीस्ट 4 टाइम अ ईयर आपको क्या करना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी। अब देखो, ईच मेंबर हैज 1 वोट, हर मेंबर के पास 1 वोट होता है। बट जब भी इक्वालिटी की बात आएगी, देन आपके जो गवर्नर होंगे उनका कास्टिंग वोट होता है, राइट। गवर्नर का वोट कैसा होता है? कास्टिंग, मतलब कि वही होगा जो डिसीजन ले आ जाएगा। बस ये याद रखो कि 6 लोग होते हैं, राइट, 6 लोग होंगे और हर वोटर का वोटिंग पावर क्या होगा, 1 होगा, वोटिंग वैल्यू 1 होगी, ठीक है। अब देखो, हर एक और चीज़ उन्होंने बोला कि भाई इस रेजोल्यूशन में ये बोला गया कि वंस इन एवरी 6 मंथ हमारा जो एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, वो एक रिपोर्ट लेके आएगी। उस रिपोर्ट का नाम क्या होगा? दैट विल बी मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, जिसमें वो बताएगी कि इन्फ्लेशन जो हुआ उसका कारण क्या था, राइट, और प्लस क्या इन्फ्लेशन के फॉरकास्ट हैं अगले 6 से 18 महीने के बाद। 6 से 18 महीने के बाद इंडिया में इन्फ्लेशन का लेवल क्या रहेगा, दैट विल बी टोल्ड इन दैट रिपोर्ट। आई होप नाउ यू गाइस ईजिली कैन अंडरस्टैंड कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ठीक है। अभी आगे लेक्चर्स और हैं जिसमें हम लोग देखेंगे, अभी आगे इसमें वीडियो में देखेंगे हम लोग कि मॉनेटरी पॉलिसी के और टूल्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? फिर आगे देखते हैं। फिर हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी मेथड्स। अब 2 टाइप के मेथड्स हैं, दैट इज अ क्वांटिटेटिव मेथड एंड क्वालिटेटिव मेथड। नाम से पता चला क्वांटिटेटिव, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिटेटिव? जिसमें क्वांटिटी की बात कर रहे हो, कुछ चीज़ें दिख रही हूँ, राइट। अब क्वांटिटी मतलब मनी की क्वांटिटी की बात हो रही, दैट इज, अब देखो इसमें क्या है, इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट 2 चीज़ें होती हैं। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो फिक्स रेट है जिसमें आरबीआई क्या करती है, आरबीआई क्या करती है, लिक्विडिटी। अब अच्छा, लिक्विडिटी हम लोग लास्ट में डिस्कस किया था। लिक्विडिटी मतलब क्या? वो चीज़ें जो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, कैश के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। वो कैश भी हो सकता है और भी सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनको हम लोग लिक्विडिटी बोलते हैं, राइट। अब रेपो रेट क्या है कि भाई ये रिजर्व बैंक क्या करती है, लिक्विडिटी देती है बैंक को ओवरनाइट। मतलब बैंक को लग गया कि भाई हमको पैसे की ज़रूरत है, अब क्या करेंगे, तो बैंक क्या करती है, अपने कुछ कोलैटरल्स के फॉर्म में वो जल्दी क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ देती है। तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में उसको देती है, एंड अब देखो उसके बदले आरबीआई उसको पैसा देगी। और फिर उसके बाद आप देखते हो ऐसे होता है। अगर हम सिंपल टर्म में देखें, दिस इज व्हाट वी कॉल एज आरबीआई, राइट। अगर ये आरबीआई है ना, अब आरबीआई के साथ सीन क्या है, आई होप दिख नहीं रहा होगा, राइट। आरबीआई, राइट। अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई को पता है कि बैंक को क्या चाहिए, मनी, क्योंकि बैंक के पास इस समय मनी नहीं है। तो आरबीआई ने एक रेट डिसाइड किया, हो सकता है कोई भी रेट हो, 4% हो, कि इसको हम बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट, इस रेट पे वो जो बैंक होगा, बैंक जो होगा वो पैसे ले रहा होगा किससे, आरबीआई से, ठीक है, ताकि वो आगे अपने फंक्शंस कर सके। ये क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है जब मार्केट में लिक्विडिटी कम होती है। क्या होती है? कम होती है। जब लिक्विडिटी कम होती है तो आरबीआई क्या करता है, रेपो रेट के फॉर्म में, रेपो रेट के रेट पे आप क्या करते हैं, आरबीआई पैसा दे देती है किसको, बैंकों को। चलो अब इसी में आता है रिवर्स रेपो रेट। क्या होता है वो? अब रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसमें आरबीआई एब्जॉर्ब कर लेती है क्या, एक्स्ट्रा पैसा जो भी बैंकों के पास होगा वो उस रेट पे क्या करती है, वापस से अपने पास रख लेती है। दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो। समझ गए कि नहीं? रेपो वो रेट है जिस रेट पे बैंक आरबीआई से क्या लेती है, पैसा लेती है। रिवर्स रेपो वो रेट है जिसमें आरबीआई वापस से बैंक से पैसा वो ले लेती है। कॉमन सेंस है भाई, देखो उधार समझ रहे हो ना, उधार है ये, ठीक है। अब बैंक किससे उधार लेगा, तो बैंक किससे लेता है उधार, रेपो आरबीआई से। बस इतना याद रखो भाई। देखो मैं एक बैंक हूँ, ये आरबीआई है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे काम करना है, मुझे पता है कि अभी कल सुबह 10 लोग आएंगे, वो पैसा मांगेंगे, मेरे पास वो पैसा ही नहीं देने को, तो मैं क्या करूँगा, सर गिव मी सम मनी। उसके बदले मैं आपको क्या दे रहा हूँ, गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ कोलैटरल, मतलब कि मैं गिरवी रख देता हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एंड गिव मी सम मनी, ताकि मैं उसको क्या कर सकूँ, डेली काम कर सकूँ।
ये है आपका रेपो रेट। बट जब मैंने पैसे ले लिए, बट आरबीआई अब देख रहा है कि भाई मैंने बहुत पैसे ले लिए, जब बहुत पैसे ले लिए तो आरबीआई को ये सारा पैसा वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये पैसा मार्केट में सारा चला गया, देन इट विल इंक्रीज मनी सप्लाई बढ़ेगा तो वापस वो क्या शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेशन शुरू हो जाएगा। ये समझ में आया? यही वो चीज़ है जो हमेशा चलती रहेगी। तो कॉमन सेंस है। तो रिवर्स रेपो में क्या होता है, बैंक वापस से पैसा दे देता है किसको, आरबीआई को, एक पर्टिकुलर रेट पे। दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। आई होप यू गैस विल बी कंफर्टेबल कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि टॉपिक किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। चलो अब बात करें किसकी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये कमर्शियल बैंक क्या होता है, एक्स्ट्रा पैसा, जब उनको एडिशनल पैसा चाहिए होता है, राइट, ओवरनाइट। आप ये देखो उनके CLR SLR क्या होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है। ये वो फैसिलिटी है जो कि कमर्शियल बैंक, जो कि नॉर्मल बैंक्स हैं, जो डेली काम कर रहे हैं, जो शेड्यूल्ड हैं कहीं ना कहीं आरबीआई एक्ट के अंदर, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको पैसे चाहिए होते हैं ओवरनाइट, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आ जाए, जिसमें हम बोलते हैं अनएंटिसिपेटेड लिक्विडिटी शॉक टू द बैंकिंग सिस्टम। उससे बचाने के लिए क्या होता है, आरबीआई एक्स्ट्रा पैसा दे देती है क्या, बैंकों को। दैट इज कॉल्ड मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। यहाँ तक समझ में आया? बहुत ईजी है, ठीक है। आगे देखते हैं, राइट नाउ। ओके, अब आता CRR। CRR क्या है, नाम से तो चल रहा है, कैश रिजर्व रेशो। ये तरीके हैं आरबीआई के मार्केट से पैसा उठाने के, ताकि मार्केट में मनी सप्लाई को मैनेज किया जा सके। कैश रिजर्व रेशो क्या है, ये वो पैसा है जो कि बैंक से एक पर्टिकुलर रेशो के हिसाब से आरबीआई कैश के फॉर्म में अपने पास रख लेता है, ताकि आगे चल के कभी भी इस बैंक में कभी भी कैश क्रंच की सिचुएशन आए तो क्या हो, आरबीआई वो पैसा दे और इस बैंक से क्या काम करो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक बैंक हूँ, मेरे पास 100 रुपये है, तो आरबीआई ने मुझसे कहा गिव मी 20 रुपीज़, मैं 20 रुपीज़ उसके पास रख दूंगा, ताकि कल को अगर मेरे पास वो पैसे ना हो, किसी को लोन देने के लिए किसी ने आ गया एटीएम कार्ड में पैसा लगा रहा है, वो एटीएम कार्ड में अपना कार्ड स्वाइप कर रहा है, बट वो पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, तो उस कंडीशन से बचाने के लिए क्या आता है, हमारा ये CRR आता है, ठीक है। अब इसी से मनी सप्लाई कैसे कंट्रोल करते हैं, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, अब दिस इज अ बैंक, दिस इज अ बैंक, ठीक, और ये आरबीआई, और ये पहला इंसान, दूसरा इंसान, तीसरा इंसान, ठीक। अब देखो, अगर आरबीआई CRR को पहले कहती है कि 40%, फिर कहती है 20%। अब ध्यान से देखो, यहां से कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। CRR क्या है, वो कैश है जो कि हमारा आरबीआई अपने कैश है जो आरबीआई अपने पास रख रहा है। अगर CRR 40% है, दैट मीन्स बैंक का 100 में से 40 रुपये कहाँ जा रहा है, 40 रुपीज़ बैंक के पास जा रहा है, आरबीआई के पास जा रहा है। मतलब बैंक के पास सिर्फ कितने रुपीज़ बचे, 60 रुपीज़ या 60%, 60 रुपीज़ या फिर 60% पैसा बचा, ठीक। अब बैंक ने क्या कर दिया, 20% कर दिया। 20% का मतलब क्या है कि भाई 80 रुपये बैंक के पास क्या होगा, 80 रुपीज़ बैंक के पास होंगे काम करने के लिए। अब ध्यान से देखो, यहां से कॉन्सेप्ट समझो। अब अगर बैंक 20% करेगा, यानी अब बैंक के पास 80 रुपये हैं अपने काम करने के लिए, ज़्यादा लोन दे देगा, ज़्यादा लोन दे सकता है। जब ज़्यादा लोन देगा तो कॉमन सेंस से मनी सप्लाई बढ़ गई, ठीक है। बट अगर उसने 40% कर दिया, आरबीआई ने 40% कर दिया, तो कॉमन सेंस है बैंक के हाथ बंद गए कि अब सिर्फ 60 रुपये ही दे सकते हैं। यानी कि आरबीआई ने अपने एक रेशो के थ्रू क्या किया, मनी सप्लाई को कंट्रोल कर लिया। समझ गए कि नहीं? आई होप समझ में आया होगा, नहीं आया तो फिर से देखो एक बार। अगर देखो, अगर हम ये कहें कि मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, सरकार को इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करना है, तो खाली वो रेपो, रिवर्स रेपो और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से नहीं होगा। और भी कई तरीके हैं जिससे क्या करता है बैंक या आरबीआई मार्केट से मनी को रोक लेता है। कैसे? फॉर एग्जांपल यही है आपका क्या, CRR जिसको बोल रहे हैं, CRR भी है और SLR भी है। देखो CRR और SLR दोनों देख लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे, ठीक है। देखो SLR क्या है, SLR वो पैसा है जो बैंक अपने पास लिक्विड के फॉर्म में रखेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी होती हैं, ठीक है, कैश भी होता है, गोल्ड भी होता है। ये बैंक कहता है, आरबीआई कहता है बैंक अपने पास ही रखे रहो, बट ये लिक्विड के फॉर्म में होना चाहिए, ताकि कभी भी एकदम से ज़रूरत पड़े तो आप इसको क्या करो, तुरंत इनकैश करो, काम करो अपना।
ये ना कहो कि अरे पैसा नहीं, क्या करें क्या करें क्या करें, हमारे पास रोते हुए मत आना, तुम इतना पैसा पहले से साइड में रखो। हमारे घर में बोलते हैं ना भाई पैसा कमाने लगे हो, थोड़ा सेविंग करना शुरू करो। दीज आर द सेविंग्स ऑफ द बैंक, बस सिंपल सो। अब बात करते हैं कैसे CRR और SLR के थ्रू मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन सब कंट्रोल होता है। अब देखो दिस इज अ बैंक, ठीक है, और RBI के पास दो टूल्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी के लिए, CRR एंड SLR। ठीक है, CRR एंड SLR। अगर CRR 20% है यानी कि बैंक के टोटल डिपॉजिट में से 20% पैसा बैंक को किसको देना है, RBI को देना है। यानी कि 80 रुपीज़ वो क्या करेगा, 80% 80 रुपीज़ वो क्या करेगा, बिजनेस में लगाएगा। मान लो फॉर एग्जांपल लोन दे देगा, राइट। बट अगर वहीं पे अगर उसने लोन देना शुरू किया और इतने में बैंक ने बोला कि नाउ वी आर डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग CRR, अब हम 20% से इसको क्या कर रहे हैं, 40% कर रहे हैं। अब कॉमन सेंस है, अगर 40% करेंगे तो अब सिर्फ 60 रुपीज़ ही तो लोन में जाएगा कि नहीं। 80 रुपये जाता, मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती। जैसे उसने CRR बढ़ाया, मनी सप्लाई कम हो गई, यानी कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। इसका मतलब CRR के ज़रिए RBI मनी सप्लाई कंट्रोल करती है और इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। अब समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, ठीक है। और SLR क्या है, सेम वही चीज़ है। इसमें भी सरकार क्या करती है, एक रेट डिसाइड करती है कि भाई इतने आपके टोटल अमाउंट से इतना % जो होगा वो आपको अपने पास एज अ लिक्विड के फॉर्म में सेव करना है। आप लिक्विड के फॉर्म में सेव करना है तो कॉमन सेंस ये भी फॉर एग्जांपल पहले 20% हो, तो यानी कि अगर अब देखा जाए कि शुरुआत में 20% CRR था, 20% SLR हो गया। अब यानी बैंक के पास सिर्फ कितना पैसा बचा, 60% रुपीज़, राइट। 60% हो गया अपना बिजनेस करने के लिए। बट बाद में उसने 40% CRR कर दिया एंड 40% SLR कर दिया। इसका मतलब क्या है, अब 80% पैसा जो है वो तो ट्रैप हो गया ना भाई, 80% ट्रैप हो गया। सिर्फ 20% या 20 रुपीज़ जो होंगे वो हमारा बैंक बिजनेस करेगा। यानी वहाँ से मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई, एकदम टाइटली कंट्रोल हो गई। अगर इसको वो देखा जाए, राइट, अगर इसको सिंपल तरीके से देखा जाए तो CRR एंड SLR, ठीक है, अगर इंक्रीज हुए CRR और SLR इंक्रीज हुए, दैट मीन्स मनी सप्लाई विल डिक्रीज। बस ये याद रखो, अगर CRR बढ़ा तो मनी सप्लाई क्या होगा, कम होगा। और वहीं पे अगर CRR कम हुआ, SLR कम हुआ, तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल टर्म, समझ में आया। ये चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर CRR बढ़ाया गया देन मनी सप्लाई विल डिक्रीज, SLR बढ़ाया गया मनी सप्लाई डिक्रीज, CRR कम हो गया मनी सप्लाई बढ़ जाएगा, SLR कम हो गया मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। ये सिंपल टर्म है, समझ में आया। चलो आगे देखते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO जिसको बोलते हैं भाई, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आए, हम लोग डिस्कस भी करेंगे कैसे UPSC, PCS एंड SSCs में कई सारे एग्जाम्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं जो कि OMO से रिलेटेड। OMO नाम से पता चल रहा है ये एक तरीका है जिसके थ्रू RBI क्या करती है, मार्केट में पैसे को एकदम से खींच लेती है। अब देखो, हम सबको बैंकों पे भरोसा है, बट हमको पता है कि भाई एक ना एक दिन हो सकता है कोई बैंक कभी भी कोलैप्स कर जाता है, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, एक और बहुत सेफेस्ट सोर्स में हमको क्या लगता है भाई, इंटरेस्ट रेट कम दे दो, इंटरेस्ट रेट भले कम कर दो बट पैसा नहीं जाना चाहिए। इंडियंस के साथ ये है कि पैसा पकड़ के रखते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। अब देखो ध्यान से, अब अगर हम बात करें कि अगर ऐसा हो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करते हैं, GSEC सबको पता है और नहीं पता है तो अब पता चल जाएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है भाई, सरकार को जब पैसे की ज़रूरत होती है तो वो एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकालती है, उसके थ्रू वो मार्केट से पैसा ले लेती है। और क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड रहती है, सरकारी एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, तो गवर्नमेंट का पैसा कभी भी फेल नहीं होता, ऐसा सब मानते हैं और ऐसा होता भी है। भले इसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, ठीक है, बट हमको पता है कुछ इंटरेस्ट रेट भी होगा। 10 साल के लिए पैसा चला गया, ठीक है, हमको कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा और वो हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा।
तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाते हैं। अब देखो, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में आती है, लोग पागल हो जाते हैं खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि वो सेफेस्ट पॉइंट है क्या, किसका, पैसे को इन्वेस्ट करने का। समझ गए? बहुत सिंपल है। अब OMO क्या है? OMO यही चीज़ है। OMO में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हैं। RBI ने फॉर एग्जांपल OMO को सेल किया मतलब उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचा। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मार्केट में बेचेगा तो मार्केट से क्या करेगा, पैसा उठा लेगा। दैट मीन्स उसने क्या किया, मनी सप्लाई कम कर दी। उसने क्या कर दिया, कम कर दिया। अब देखो ध्यान से, अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वो बेच रहा है लोगों को, लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद रहे हैं तो बदले में पैसा दे रहे हैं, RBI ने पैसा ले लिया और मार्केट से मनी सप्लाई क्या हो गई, कंट्रोल हो गई, खींच लिया पूरा। सिमिलरली जब उसको मार्केट में पैसा फेंकना होता है तो क्या करता है, लोगों से कहता है चलो भाई सब लोग अपनी अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मुझे बेचो। वो फिर से परचेज करना शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं गवर्नमेंट हूँ, ठीक है, या RBI हूँ, और मुझे पता चल गया कि मार्केट में मनी सप्लाई अब कम हो रही धीरे धीरे। मैं क्या करूँगा, मैं एक नोटिफिकेशन निकालूंगा कि भाई ऐसा है, नाउ आई एम विलिंग टू बाय सम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फला 10 लाख करोड़, जिसके पास हो ले आओ, मैं सब खरीद लूंगा। सिंपल चीज़ क्या है, जैसे मैं खरीदूंगा मैं उनको पैसा दे दूंगा, जैसे मैं उनको पैसा दे दूंगा मार्केट में पैसा वापस से आ गया, यानी मनी सप्लाई वापस से मेंटेन हो गई। दिस इज व्हाट वी कॉल OMO। ठीक, तो ये हो गया। OMO समझ में आया होगा। अभी कुछ क्वेश्चन है जो कि UPSC में आए थे प्रीलिम्स में, डायरेक्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। आई होप ये तो क्वेश्चन आप कर लोगे कि भाई कैश रिजर्व रेशियो, SLR, पब्लिक डेट या रेपो रेट, इनमें से कौन सा है? तो कॉमन इज पब्लिक डेट, राइट। यानी कि जो हम पढ़ते हुए आए हैं वो सारा का सारा हमारे एग्जाम से ही लिंक्ड है। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, द टर्म रेपो रेट रिफर्स टू, अब यहाँ पे क्या है, रेट एट विच RBI लेंड्स मनी, रेट एट विच बैंक लेंड्स टू कस्टमर, रेट एट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग अकाउंट्स, रेट ऑफ टैक्स ऑन बैंकिंग सिस्टम। अब देखो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मिलेगा, इसका आंसर बस कमेंट सेक्शन में मिलेगा, राइट। मुझे चाहिए इसके आंसर जल्दी से जल्दी। चलो ठीक है, तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग मॉनेटरी पॉलिसी, बहुत इजी क्वेश्चन, और किसका है, SSC CGL 2018 का क्वेश्चन है। देख रहे हो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक, ये IBPS PO का क्वेश्चन है। रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेट एट विच RBI बोरोज फ्रॉम बैंक, रेट एट विच बैंक्स बोरोज फ्रॉम RBI, रेट ऑफ लेंडिंग ऑफ कस्टमर्स या रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, कॉन्सेप्ट्स में। कॉन्सेप्ट समझ में आए तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और याद रखना, इसीलिए हम लोग ने क्या शुरू किया, सक्सेस सीरीज। वो क्या है, वो हर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम से बहुत रिलेटेड है और जिनके आने के चांसेस बहुत हाई हैं, हम उनके ऊपर सिर्फ डिस्कशन करेंगे और उनके ऊपर क्या लाएंगे, लेक्चर्स प्लस MCQs, ताकि आप इजीली समझ सको कि हम क्या पढ़ा रहे हैं, राइट। चलो ये समझ में आया। अब आता क्वालिटेटिव मेजर्स। भाई क्वालिटेटिव मेजर, क्वालिटी की बात हो रही है। अब क्रेडिट तो हम दे रहे हैं, लोन तो हम दे रहे हैं, बट उसकी क्वालिटी क्या है। ऐसा तो नहीं हम एक ही इंसान को दिए दे रहे हैं, ये फॉर एग्जांपल एक ही सेक्टर को सारा लोन दिए दे रहे हैं, सारा लोन हम हाउसिंग लोन को दे रहे हैं, एजुकेशन लोन, हेल्थ लोन, ये सारे लोन कहाँ हैं। तो क्वालिटी चेक करते हैं भाई कि भाई सही हर सेक्शन को, बस ठीक है, हर सेक्शन को उन्होंने देखा है कि नहीं, राइट। ये हो गया। अब बात करते हैं क्या इसमें क्या आता है भाई, इसमें आता है गाइडलाइंस। RBI हर बार बीच बीच में गाइडलाइंस निकालती रहती है कि कैसे आपको लोन देना है लोगों को, राइट। किस तरीके के लोन देना है, आपको क्या चेक करना है। ऐसा तो नहीं आपने पैसा लोन दे दिया है और वो आदमी पैसा लेके भाग गया है। आपको पता है इंडिया में कई सारे लोग हैं जो पैसा लेके भाग गए। क्यों? क्योंकि भाई वहाँ पे कुछ ना कुछ बैंकिंग की तरफ से कुछ ना कुछ फ्लॉ था। उनको पता था ये आदमी भागेगा, बट उसके बावजूद उन्होंने उनको इतना बड़ा बड़ा लोन दे दिया। तो ये चीज़ें हैं क्या इसमें, बैंक RBI क्या करता है, गाइडलाइंस निकालता है। दूसरा क्या है, पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में क्या होता है, सेंट्रल बैंक कई तरीके के एड्स चलाता है जिसके थ्रू वो इन्फ्लुएंस करता है लोगों को, एजुकेट करता है लोगों को। जैसे आप लोग देखते हो एड्स आते रहते हैं, RBI बताता है कि भाई डिजिटल में आप किसी को OTP मत बताओ, ठीक, किसी को अपने किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक मत कर दो, दीज आर द थिंग्स, राइट। ये समझ गए। तो ये तरीके हैं क्या कि RBI के तरीके हैं लोगों को कंट्रोल करने के। तो हम लोगों ने क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों मेथड्स देख लिए। लास्ट क्वेश्चन ये देखो, OMO पे देखो, OMO पे क्या क्वेश्चन आया, OMO रिफर्स टू अब सेलिंग ऑफ गुड्स इन द मार्केट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। भाई देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में RBI, यही पॉइंट तो पढ़ा था और ये क्वेश्चन आ गया किसमें, SSC CHS 2021। समझ रहे हो, जो पढ़ रहे थे वही एग्जाम में आ रहा है, तो दिक्कत क्या है, पढ़ो ना यार,
राइट? तो सब्सक्राइब करो ये चैनल और अपने दोस्तों से भी शेयर करो, और आंसर्स कमेंट सेक्शन में मिलने चाहिए मुझे, राइट? आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट्स इज डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? कॉमन सेंस है भाई, देखो इसका आंसर लिखा हुआ है फिलहाल तो। आंसर इज रेपो रेट, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या बताता है? बैंक रेट, रेपो रेट, सेविंग रेट, प्राइम लेंडिंग रेट, ये सारे रेट्स अलग अलग हैं, बट बैंक क्या निकालता है? दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, दैट इज रेपो रेट, ठीक। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके, तो फाइनली आज का ये लेक्चर खत्म होता है, और आई एम डैम श्योर, मतलब आई एम डैम श्योर आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, राइट? और मुझे पता है आपको अब क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने दोस्तों से शेयर करना है। ये याद रखिएगा कि सक्सेस सीरीज इसलिए शुरू की गई है ताकि आपको वो टॉपिक समझ में आ सके जो हमेशा से आपको क्या लगता है बहुत हार्ड है, ठीक है? और याद रखिए जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। एमसीक्यूज़ को बिल्कुल मत छोड़िए, जितना हो सके उतना एमसीक्यूज़ लगाइए। फिलहाल के लिए अपने माता पिता और अपना ख्याल रखिए, और ये याद रखिए कि अगला लेक्चर किस पे आएगा? बैंकिंग सिस्टम पे। और सिमिलरली हम लोग बाकी सब्जेक्ट्स पे भी लेके आएंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी हो। हम लोग हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही लेके आएंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए देखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।